हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीन्स। जेनेटिक्स पढ़ेंगे और जीन्स नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। जीन्स क्या होगा? अ सेक्शन ऑफ डीएनए विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन। तो जीन्स में प्रोटीन में क्या रिलेशन है? अगर कोई एक क्रोमोजोम है, उस क्रोमोजोम के किसी पार्ट को हम निकालें, डीएनए के उस पार्ट को जो कि किसी, मान लो एक यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एक पार्ट है जो कि किसी प्रोटीन के लिए ट्रांसक्राइब करता है, या फिर इसके पास कोई कोडॉन्स हैं। कोडॉन्स क्या होते हैं? कोडॉन्स मतलब कोड्स, जेनेटिक कोड्स। जेनेटिक कोड्स होते हैं। हर जेनेटिक कोड्स अपने आप में यूनिक होता है, जो कि एक प्रोटीन को बनाता है। ठीक है। तो किसी क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होगा, उस डीएनए का वो पार्ट जो कि किसी एक प्रोटीन के लिए कोडिंग करता हो, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसका प्रोटीन बनाएगा, वो जीन कहलाएगा। देखते हैं कि अ सेक्शन ऑफ डीएनए विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन, या हिंदी में हम इसको कहेंगे डीएनए का वो हिस्सा जो कि किसी प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, मदद करता है, हम उसको जीन्स कहते हैं। अच्छा, एक एनसीईआरटी की एक लाइन है, सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स मतलब जानकारी जो देता है फॉर मेकिंग द प्रोटीन इन द सेल। कि अगर कोई सेल है, उस सेल के अंदर एक सेल है, इस सेल के अंदर कोई प्रोटीन बनाना है किसी भी तरीके की, उस प्रोटीन की जानकारी कौन देगा? डीएनए देगा। डीएनए किस तरीके से देगा? सबसे पहले क्या होगा? डीएनए कन्वर्ट होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए में। फिर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या करेगा? एक एमआरएनए बनाएगा। इसको हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। अब ये क्या करेगा? एमआरएनए उस प्रोटीन को बनाएगा जिस प्रोटीन की हमारी सेल्स को ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से एक साइकिल चलती है। तो ये रिकॉम्बिनेशन होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन होता है, और यहाँ से यहाँ इसमें बदलना, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनाता है। तो हम इसको सही सही अगर दोबारा पढ़ें, दोबारा इसको समझने की कोशिश करें, तो ये होगा कि सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स। मतलब जो सेलुलर डीएनए होता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, उसके अंदर एक कोडिंग करी हुई होती है, जो कि हर प्रोटीन की अलग अलग कोडिंग होती है। किसी एक क्रोमोसोम के अंदर 4 तरीके के पाए जाते हैं, ए, टी, सी, जी। इन 4 के आपस में बॉन्डिंग होती है, जो कि डीएनए को बनाते हैं जिस तरीके से। हर क्रोमोसोम अलग अलग पाया जाता है। हम अगला पढ़ेंगे हाउ जीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब किसी प्लांट में, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर जीन्स होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जीन्स क्या करते हैं? जेनेटिक कोड्स बनाते हैं, और जेनेटिक कोड्स बने हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के 4 होते हैं। अगर आरएनए में देखोगे तो टोटल अगर हम अलग अलग जोड़ेंगे तो 5 होते हैं, वैसे 4 होते हैं। पहला होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन, साइटोसिन, और होता है थाइमिन। तो जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं? इन चारों में से किसी 3 का कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है। चाहे फॉर एग्जांपल एएजी हो, यूजीसी हो, यूएजी हो, ये क्या होगा? ये कोडॉन्स हो गए। यही कोडॉन्स आगे चलकर प्रोटीन को फॉर्मेशन में लाते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, जीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या हुआ? कि जीन्स किस तरीके से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट का एग्जांपल लें, प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, या फिर हमको फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, इनका काम क्या होता है? फाइटो हार्मोन्स अलग अलग तरीके हो गए, ग्रोथ वाले अलग होते हैं, और प्लांट के रिप्रोडक्शन में जो हेल्प कराते हैं वो अलग होते हैं। तो हर पार्ट्स के, हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग आते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें तो फाइटो हार्मोन्स हो गए, और फाइटो हार्मोन्स किस तरीके के हो गए? जिब्रेलिक एसिड हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, और कई सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो इसकी ग्रोथ में, या फिर मान लो एक प्लांट है, अभी वो ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ फेज मान लो उसकी। अच्छा, इस ग्रोथ को कंट्रोल करने वाला भी कोई ना कोई एंजाइम्स होता है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। कोई ना कोई जीन्स होता है, प्रोटीन्स होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो एंजाइम्स, अच्छा लौट फिर के सारी चीज़ वही आ गई कि
जीन्स क्या करेंगी, प्रोटीन का फॉर्मेशन कराएंगी। और प्रोटीन क्या चीज़ होगा, जैसे एंजाइम है, कोई एंजाइम ऐसा है जो ग्रोथ फेज को ट्रिगर कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। अगर ये एंजाइम ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है तो कंडीशन है, अगर ये एंजाइम हाइपर कंडीशन में आ जाता है, अगर ज़्यादा होगा तो ग्रोथ क्या होगी, बहुत फास्ट होगी। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये, अगर यही एंजाइम हाइपो कंडीशन मतलब अपने एक लिमिट से कम आने लगे तो क्या होगा, ग्रोथ क्या होगी, स्टंटेड ग्रोथ बोलते हैं हम इसको। तो दो तरीके से ग्रोथ होगी सिर्फ एक एंजाइम की बेस पे। अगर ये एंजाइम जो कि ग्रोथ को रेगुलेट करता है, अगर ज़्यादा अमाउंट में आएगा तो ये फास्ट होगी इसकी ग्रोथ। और अगर यही एंजाइम हाइपो कंडीशन है मतलब बहुत कम है, ज़रूरत से भी बहुत कम है, तो स्टंटेड ग्रोथ कहलाता है, मतलब बहुत छोटा रह जाता है। एक नॉर्मल पेड़, जो नॉर्मल पेड़ मान लो इतना बड़ा होना चाहिए, उसकी ग्रोथ इतनी सी रह जाती है, सिर्फ इस वजह से कि उसके अंदर जो एंजाइम था जो इस चीज़ को रेगुलेट कर रहा था, इसकी जो लंबाई को बढ़ा रहा था, वो अब बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, और इस वजह से इसकी जो हाइट है बहुत कम रह गई। इसको हम स्टंटेड ग्रोथ भी कहते हैं। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स। मतलब जो ऑफस्प्रिंग में जीन्स आएंगे उनमें पेरेंट्स का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। हर पेरेंट के पास सबसे पहले तो सेट ऑफ जीन होगा, जिसमें से एक एक क्या करेंगे, मान लो एक फीमेल है और एक मेल है, इन दोनों के पास सेट ऑफ जीन होगा, जिसमें से एक एक क्या करेंगे, दोनों अपने अपने एक एक सेट में से देंगे ऑफस्प्रिंग को। तो फिर क्या होगा, ऑफस्प्रिंग के पास भी सेट ऑफ जीन हो जाएगा, हर जीन का एक सेट हो जाएगा, सिवाय एक्सेप्शन केस अगर हम देखें मेल में। फॉर एग्जांपल मेल के अंदर क्या होता है, एक्स और वाई होता है, तो यहाँ जो सेट ऑफ जीन है इसको छोड़ के बकाया कंप्लीट होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग के पास अ सेट ऑफ जीन होता है, जो कि अ सेट ऑफ जीन प्रेजेंट, हर जीन का एक सेट प्रेजेंट होता है, पेयर प्रेजेंट होता है किसके अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से फीमेल और मेल के अंदर होता है। क्योंकि यही ऑफस्प्रिंग जब फर्दर रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके अंदर भी जो F2 जनरेशन होगी, तो फीलियल 2 जनरेशन होती है, उसके अंदर भी जीन्स प्रेजेंट होना चाहिए, इसलिए इसके पास जो जीन होगा वो हमेशा पेयरिंग में होगा। अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरीके से हम डिटर्मिनेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंसेक्ट्स में लें, इंसेक्ट में मान लो हनी बी हो गया, तो हनी बी बहुत एक्सेप्शनल केस होता है। क्यों, हनी बी जो है वो पार्थेनोजेनेसिस से प्रोडक्शन करता है। इसमें क्या होता है, मेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फीमेल एग ले करती है और उससे आगे बच्चे होते हैं, इसके ऑफस्प्रिंग होते हैं। सेम उसी तरीके से एक होता है वेप्टेल लिजार्ड करके, वेप्टेल लिजार्ड, इसकी भी कंडीशन ये है कि ये भी क्या करता है, पार्थेनोजेनेसिस से। अच्छा, इन दोनों केसेस में होता यह है कि इसमें मेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो जो फर्दर ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो हमेशा फीमेल ही मिलेंगे, इसमें भी फीमेल मिलेंगे और इसके अंदर भी फीमेल मिलेंगे। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इनकी जो मिलेगी आपको फीमेल उसमें मिलेगी। एक एक्सेप्शन केस होता है ऑस्ट्रेलियन टर्टल के बारे में, ऑस्ट्रेलियन टर्टल, इनका कंडीशन ये होता है कि ये वार्म कंडीशन जो होती है उसमें अलग तरीके से रिप्रोड्यूस होती हैं, और जो कूल टेम्परेचर होता है, एट कूल टेम्परेचर ये अपना अलग से रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म है उसको बिल्कुल ही चेंज कर लेते हैं। अगर एक फीमेल जो कि एग ले करती है, वो उस पे आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसका जो आउटर टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट है, वो कैसा है। अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो उसमें क्या होता है, फीमेल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है मेल के मुकाबले, और अगर ज़्यादा कूल टेम्परेचर रहेगा तो उसमें मेल की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी फीमेल के मुकाबले। वहीं अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स का बिल्कुल क्लियर होता है। ह्यूमन बींग के अंदर ये जीनोटिपिक होता है। जीनोटिपिक मतलब ये जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर मान लो 46 होते हैं, टोटल टोटल होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये बनते हैं 23 पेयर्स,
23 पेयर्स में 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो मेल होगा चाहे वो फीमेल होगा, उसके अंदर सब में बराबरी होंगे। तो जो 22 होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। प्लस एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। अब इसमें भी थोड़ा अलग होता है कि अगर हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो मेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मेल के अंदर कैसे होते हैं, XY होते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर क्या होगा, XX होगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फीमेल के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ जीन होता है। यहाँ एक इनकम्प्लीट सेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि X और Y अलग अलग होते हैं, जहाँ Y जो है वो X से हमेशा छोटा रहता है। Y जो क्रोमोसोम है, Y इज ऑलवेज स्मॉलर देन द X क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर होती है इनमें। फिर एक क्वेश्चन है, हाउ इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल एंश्योर्ड इन प्रोजेनी। मतलब कि जो प्रोजेनी आएगी या फिर ऑफस्प्रिंग जो होगा उसके अंदर मेल और फीमेल का किस तरीके से कंट्रीब्यूशन होता है जीन्स का। तो सबसे पहले हम लेंगे एक फीमेल है, ये मान लो कि ये मेल है। फीमेल के पास क्या होगा, एक सेट ये आएगा। मेल के पास क्या होगा, XY होगा। तो कंडीशन क्या है ऑफस्प्रिंग में, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंडीशन होगी कि जो ऑफस्प्रिंग हो सकता है वो फीमेल हो, या फिर जो ऑफस्प्रिंग हो सकता है वो मेल भी हो सकता है। थर्ड केस क्या है, फीमेल हो सकता है। और फोर्थ केस में भी हमें मेल मिलेगा। इसका मतलब चांस ऑफ ऑफस्प्रिंग अगर हम देखें कितनी होगी, 50-50। भाई 50% मेल हो सकता है और 50% फीमेल हो सकता है। और ये भी हमने देखा कि जो फीमेल है, फीमेल भी अपना एक सेट में से एक कैरेक्टर को, एक ट्रेड को फॉलो अप कर रही है अपने ऑफस्प्रिंग में। जैसे कि इसमें से एक एक्स मिलेगा, यहाँ का एक एक्स मिलेगा। इसका एक्स अगर ये वाला जा रहा है तो इसके एक्स के साथ बनेगा या फिर इसके वाई के साथ बनेगा। मतलब टोटल ये है कि फीमेल हो चाहे मेल हो, ये फुल्ली कंट्रीब्यूट करते हैं ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन में। अगर नहीं करेंगे तो कुछ सिंड्रोम्स आ जाते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि अगर ये फीमेल का 2x आ गया और एक x के साथ में ये आ गया, या फिर यहाँ से 2x आ गया और एक y आ गया, तो यहाँ कंडीशन ये होती है, हम सिंड्रोम से मिलते हैं। जैसे क्लाइनफेंटल सिंड्रोम हो गया, या फिर डाउन सिंड्रोम हो गया, जिनकी वजह से जो कैरेक्टर्स हैं प्रोजेनी के अंदर हमें क्लियर्ड नहीं होते हैं कि ये मेल है या फिर फीमेल है।